बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है होमियोस्टेसिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करके आपको समझाऊं, थोड़ा डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो होमियो है इसका मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का जो लफ्ज़ है वो आप याद रख सकते हैं स्टैटिक्स से। आपने इंग्लिश के अंदर ये वर्ड पढ़ा होगा स्टेशनरी, जिसका मतलब होता है साकन। तो यहाँ पर उधर से ही हमने स्टेशनरी से ये लफ्ज़ है स्टैटिक्स, जिसका मतलब है साकन, स्टेबल रहना। होमियो का मतलब भी सेम ही है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर चेंजिंग्स ना आए, बल्कि वो अपनी एक जो लिमिट है या एक जो आप कह लें कि वो अपनी जो कंडीशन है उसको वो क्या रखे, स्टेबल रखे, उसके अंदर चेंजिंग्स नहीं आने दे। तो इस चीज को हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। अब जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की वो खासियत जिसमें ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसमें जानदार जो है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करता है, स्टेबल रखता है, मेंटेन रखता है, डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जो मर्जी चेंजिंग्स आती रहें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो हमारे जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो सेम रहना चाहिए। क्या कभी ऐसे हुआ कि बाहर सर्दी ज्यादा हो गई हो या गर्मी ज्यादा हो गई तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे 37 नॉर्मल होता है तो उस वो कभी ऊपर चला गया गर्मी में और सर्दी में नीचे आ गया? नहीं, ऐसे नहीं होता। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 37। अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जैसे जब 37 थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो हम फीवर हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। तो हमारी बॉडी का या ओवरऑल किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, अपनी एक स्टेबल फॉर्म के अंदर रखता है, चाहे बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजिंग्स आती रहें। तो इस कंडीशन को डेवलप करने को हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। अब इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल हैं किन किन कंडीशंस के अंदर हम होमियोस्टेसिस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि बाहर जो हमारा टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो चेंज हो, फिर भी हम अगर हमारी बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है वो क्या रहे, सेम रहे, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रहे, सेम रहे। तो इसमें फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है ब्लड प्रेशर, भी इसकी की एग्जांपल आ जाएगी। फिर इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल जो है ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा। फिर इसी तरह से जो हमारे पास पीएच लेवल है ये भी इसी की एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल है, मतलब जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाए तो फिर भी बॉडी का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट सेम रहे, ब्लड प्रेशर चेंज होता रहे फिर भी मेंटेन रहे इंटरनल इन्वायरमेंट, ब्लड शुगर चेंज होता रहे फिर भी हमारी बॉडी ने क्या करना होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस ही रखना होता है। चाहे पीएच का लेवल भी चेंज हो जाए लेकिन फिर भी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। इस कंडीशन को फिर हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी डेफिनेशन की। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। अब होमियोस्टेसिस की अहमियत क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी मशीनरी है वो कौन है, वो सेल है। अब सेल समझ लें कि एक मशीन है, तो सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है और जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो क्या रहना चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन। तो सेल के बाहर वाली जो कंडीशन, एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द सेल जो कंडीशन है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर रहनी चाहिए। वो कौन कौन सी कंडीशन है जो कि नॉर्मल रेंज में रहनी चाहिए? इसमें एक तो हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाएगा पीएच लेवल, नॉर्मल कंडीशन में रहना चाहिए। तो कंसंट्रेशन जो साल्ट की है, साल्ट की जो मिकदार है सेल से बाहर, वो भी अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहनी चाहिए। फिर इसी तरह से जो ग्लूकोज है ये भी नॉर्मल कंडीशन, ग्लूकोज को शुगर भी आप कह सकते हैं। फिर इसी तरह से जो ऑक्सीजन का लेवल है ये भी क्या रहना चाहिए, अपनी नॉर्मल कंडीशन में। तो ये सारी चीजें
अगर अपनी नॉर्मल रेंज में होंगी तो फिर ही हमारा जो सेल है वो अच्छे से काम कर सकेगा, फिर जो सेल जो मशीन है ये अपना अच्छे से वर्क कर सकेगी। फिर दूसरी इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंस है, जब कोई हम हार्ड वर्किंग करते हैं, मतलब जब हम कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे मसल हीट अप हो जाते हैं। जब हमारे मसल हीट अप होते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मली 37 है इससे ज़्यादा होने की कोशिश करता है। तो जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फौरन से ये जो मैसेज है ये किसको जाएगा, हमारे कंट्रोल सेंटर को जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन फौरन से, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, इनका नाम है, इनको हम नाम देते हैं स्वेट ग्लैंड्स का नाम देंगे। तो ये फौरन से स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगे, फौरन से स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही स्वेटिंग होगी तो हमारी बॉडी के अंदर, स्वेटिंग किसे कहते हैं, पसीना आने को, तो जैसे ही हमारे जो स्वेट ग्लैंड पसीना बनाने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो पसीना बनाएंगे और वो पसीना जब एवेपोरेट करेगा, उड़ेगा बखारत बनकर, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूलिंग फील करेगी, ठंडक महसूस करेगी। इसीलिए जब आपको पसीना आता है तो जैसे लाइट बंद हो तो फौरन से हम, जैसे नहा के या फुल पसीने में हम भीगे हुए हैं, तो जैसे लाइट चल आती है, पंखा चलता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। जब तक वो पानी जो हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद है पसीने की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में, वो उड़ता रहता है तो हमें क्या फील होता रहता है, ठंडक का एहसास होता रहता है। तो बेसिकली ठंडक क्यों हो रही है, तो जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर गया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अब दोबारा से 37 के ऊपर नॉर्मल रेंज के अंदर वापस आ रहा होता है। तो बॉडी पसीना बनाती ही बेसिकली इसलिए है, तो जो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उसको दोबारा से उसकी नॉर्मल रेंज मतलब 37 के ऊपर, इस तरह से जब कूलिंग होगी तो कूलिंग होने से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर जा रहा था, अब वो दोबारा से कहाँ पर आ जाएगा, इसी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर वापस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है वो है, अब इसका उल्ट कर लेते हैं। जैसे ठंड है या सर्दियों के मौसम में बाहर ठंड ज्यादा होती है, मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है वो 37 से क्या होता है, कम होता है। जैसे हम कहते हैं कि सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है या 1 डिग्री है या 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब वो 37 से तो नीचे है टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी फिर 37 से क्या करने की कोशिश करता है, नीचे जाने की कोशिश। लेकिन हमारी बॉडी, हम पढ़ के आए हैं कि कौन सा सिस्टम चल रहा होता है, होम्योस्टेसिस का, तो इतने इसने 37 से नीचे जाने नहीं देना। क्यों नहीं जाने देना, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, वो सारे के सारे 37 के ऊपर होंगे। अगर जैसे टेम्परेचर 37 से नीचे जाएगा तो वो अपना काम करना छोड़ देंगे। अच्छा, अब जैसे ही बाहर का टेम्परेचर 37 से नीचे जाने की कोशिश करता है तो इस कंडीशन में भी हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिव होगा और वो जो मैसेज है वो आगे किसको भेजेगा, मसल्स को। अब ये जो मसल्स हैं ये फौरन से शिवरिंग करना शुरू कर देंगे। अब शिवरिंग करना क्या होता है, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कपकपाना। जैसे ही हमारी बॉडी शिवरिंग करेगी तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर पहले कम हो रहा था ये दोबारा किसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और दोबारा से ये किसके ऊपर आ जाएगा, 37, और 37 के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। इसलिए सर्दियों में हम जब कपकपाते हैं या जब हमें कपकपी लगती है, बेसिकली इसलिए लग रही होती है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, कम होता है, तो हमारी बॉडी का भी कम होने को चाहिए, जिसके फौरन से हमारी बॉडी कपकपाना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी का जब ये गर्म, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो कहाँ पर वापस ना आ जाए, 37 के ऊपर वापस ना आ जाए। अच्छा, फिर एक और हमारे पास इम्पोर्टेंस है, जैसे गर्मियों में या वैसे भी हम जूस वगैरह पीते हैं। जब हम जूस पियेंगे तो हमारे जैसे ही वो बॉडी में जाएगा तो जूस क्या होता है, मीठा होता है, उसमें ग्लूकोज होता है, तो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल, जिसको हम ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू होगा तो ये जो मैसेज है ब्रेन से होता हुआ फौरन से पेंक्रियास के पास जाएगा। तो पेंक्रियास जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, इस हार्मोन का नाम क्या होगा, इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो बढ़ रहा है ना ग्लूकोज का लेवल, उसको दोबारा से कहाँ पर लेके आना,
नीचे लेके आना, और तब तक वो नीचे लेके आता रहेगा जब तक वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर वापस नहीं आ जाएगा। तो जैसे वो अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा तो वो क्या डेवलप हो जाएगा, होम्योस्टेसिस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है, जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जो लोग जिम करते हैं या जो रनिंग करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब वो हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, या ऐसा बंदा जिसने कभी नहीं की वो पहली दफा कर रहा है, जब वो हार्ड एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, उसके मसल्स को क्या चाहिए होगा, ज्यादा रिक्वायर होगा। तो इधर लिखा हुआ नीड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। वो किसको चाहिए ऑक्सीजन, ज्यादा मसल्स को। तो अब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी या इसकी जरूरत ज्यादा होगी, तो इसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर दो मैकेनिज्म ऑन हो जाएंगे। एक है हार्ट बीट, तो हमारी बॉडी की जो हार्ट बीट है, या आप इसको कह लें कि जो दिल की धड़कन है, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ दूसरा जो काम है वो ये होगा कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है ये भी क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जो दोनों काम जो ज्यादा हो गए हैं नॉर्मल रेंज से, बेसिकली इसलिए हो रहे हैं कि जब आपको पता है, जब हम सांस ज्यादा तेजी के साथ लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके जाएंगे। इस तरह से दिल जब ज्यादा धड़केगा तो वो ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, और वही जो ऑक्सीजन है वो जल्दी जल्दी हमारे उस मसल्स के अंदर पहुंचेगी जहां पर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। तो बेसिकली इन दोनों का बढ़ने का मकसद ये है कि ताकि जो सप्लाई दी जाए ऑक्सीजन की किन जगहों को, हमारे मसल्स को, ताकि वो जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया था हमारे मसल्स में ड्यू टू एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज, उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।